प्रिय विद्यार्थियों, कल तक हमने हिंदी नाटक के अंतर्गत हिंदी नाटक के भेद कितने होते हैं वो जाना था। अर्थात नाटक कितने प्रकार के हो सकते हैं उनको जानने का प्रयास हमने किया था। और हमने देखा था कि नाटकों के बहुत से भेद होते हैं, जिनमें कुछ का नाम मैं यहाँ फिर से दोहरा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से भेद अपने कल देखे थे। पौराणिक नाटक हमने देखा था, ऐतिहासिक नाटकों को हमने देखा था, फिर उसके बाद जो है हमने रोमानी नाटकों के बारे में चर्चा की थी, फिर सामयिक उपादानों पर आधारित जो नाटक लिखे गए उन पर हमने चर्चा की थी, प्रहसन, प्रतीकवादी इत्यादि जो नाटक हुए हैं उन सब नाटकों के बारे में हमने चर्चा की। हमने नाटकों की परिभाषा को जान लिया था, नाटक के तत्व क्या होते हैं वो भी हमने जान लिया था, और तत्पश्चात हमने ये देखा कि नाटक कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हमने जानने का प्रयास किया। हालांकि इस बारे में विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन हमने उन सब विद्वानों में से छांट करके कुछ उन्होंने जो मुख्य जो भेद बताए उन मुख्य भेदों पर थोड़ी थोड़ी विवेचना करने का प्रयास हमने पिछले हमारे व्याख्यान में या हमारी चर्चा में किया था। आज हम नाटकों को जो कि उस समय लिखे गए थे उन नाटकों की प्रवृत्तिगत विशेषताएं क्या है उसका अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तिगत विशेषताओं का यहाँ क्या मतलब रहता है, क्या तात्पर्य है, अर्थात उनकी विशेषताएं, इस युग में जो नाटक लिखे गए उनकी क्या विशेषताएं रही हैं वो हमें इस समय जानने का प्रयास करना है। और यदि हम ये जान लेते हैं तो नाटकों के बारे में तकरीबन हमें जानकारी मिल जाएगी। और ख़ास तौर पर भारतेंदु युग में, क्योंकि हम भारतेंदु युग का अध्ययन इस समय कर रहे हैं, तो भारतेंदु युग में लिखे गए नाटकों की क्या विशेषता रही, इन्होंने किन बातों को अपने नाटकों के विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, इन सब बातों को यहाँ जानने की कोशिश हम करेंगे और यही हमारी कोशिश रहेगी। तो हम इनको बिंदुवार भी देख लेंगे और बीच बीच में कहीं यदि प्रवाह में सीधे यदि हम बढ़ते गए तो वो भी देखेंगे। वो आपको ध्यान रखना है कि हम, हालांकि कोशिश मेरी ये रहेगी कि इनको मैं बिंदुवार आपको बता सकूं। तो आइए अब हम विशेषताओं को एक एक करके लेते हुए बढ़ते हैं और जानेंगे कि इन नाटकों ने तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव डाला। और प्रभाव तभी डालेंगे जब उनमें कोई न कोई विशेषता होगी या उनमें कोई न कोई खराबी होगी, कमियां होगी, तभी वो अच्छा या बुरा प्रभाव अपने समय पर डाल सकते हैं या उन पर अपने समय का प्रभाव हो सकता है। क्योंकि साहित्य हमेशा समाज से कुछ लेता है और समाज से लेकर ही वापस समाज को देता है, उसको और अच्छे रूप में लेकर के। तो पहली चीज़ जो आएगी वो ये है कि इस समय के जो नाटक लिखे गए उन नाटकों में जो विषय वस्तु के रूप में प्रमुखता से विषय लिया गया वो थे पौराणिक। चूँकि इस युग में भारतीय संस्कृति को हम भूलने लग गए थे, पाश्चात्य देशों ने अर्थात अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में हमको एक ऐसी स्थिति में ला दिया था कि हम अपनी संस्कृति से परिचित लगभग नहीं रह गए थे। तो इस युग के लेखकों का पहला कर्तव्य जो इन्होंने अपना समझा वो ये था कि हमें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाएं। और वो किस स्थिति में हो सकता है, जब हम अपने पुराने साहित्य को या अपने पुराने घटनाक्रम को जो इतिहास में हुई है या इतिहास से भी पहले तक जा कर के जो घटनाक्रम हुए, जो पुस्तकों में तो यदि हो सकता है नए मिलते हों लेकिन लोक प्रचलन में भी वो चीज़ें रही है, उन सब को पौराणिक तथ्यों के अंतर्गत रखते हुए पौराणिक कथाओं को इन्होंने अपने नाटकों में स्थान दिया। अब पौराणिक कथाओं में मुख्यतः इन्होंने राम और कृष्ण को अपने नाटकों का विषय वस्तु बना के रखा, मूल बिंदु बना के रखा। इसके अलावा इन्होंने द्रौपदी को भी अपने नाटक के विषय वस्तुओं के रूप में लिखा।
द्रौपदी को मुख्य पात्र के रूप में लेके इन्होंने लिखा। चंद्रावली को भी इन्होंने अपना पात्र बनाया, ललिता को भी इन्होंने अपना पात्र बनाया। इसके अलावा इन्होंने जो है रुक्मणी को भी अपना पात्र बनाया। रामचरितमानस में जो है इन्होंने राम को लेकर के लिखा। फिर देवकीनंदन खत्री ने सीता को अपना सीता हरण में इन्होंने सीता को मुख्य पात्र बनाया। और रामचरितावली में शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जो है राम के बारे में विवरण दिया। अन्य पौराणिक जो पात्र हमारे हुए हैं उनको भी इसके अंतर्गत लिया गया था। जैसे भारतेंदु ने हरिश्चंद्र को लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिया। और सती प्रताप को, अर्थात हमारे सती प्रथा हुआ करती थी, उसमें सतियों की जो विशेषता थी, हालांकि आज उस पर कानूनी तौर पर रोक लग गई है, हम सती का महिमा गान नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा द्रौपदी है, फिर प्रहलाद है, फिर दमयंती है। ये सब पात्र इन पौराणिक पात्रों के अंतर्गत या पौराणिक नाटकों के अंतर्गत लेकर के हमें इनसे जो शिक्षा प्राप्त हो सकती थी या इनकी जो विशेषताएं थी, इनकी जो कमियां थी, वो हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकती थी। तो ऐसे नाटकों का लेखन पौराणिक नाटकों के अंतर्गत इस युग में किया गया। अर्थात इस युग में पात्रों के रूप में या कथाओं के रूप में पौराणिक कहानियों को लिया जाना एक प्रचलन था। दूसरा जो है, इस युग के नाटकों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा गया। हम सब जानते हैं कि इतिहास से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इतिहास हमारा चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, हाँ ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारा इतिहास तो बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए हम तो वहाँ से कुछ न कुछ अच्छा ही लेकर के चलेंगे और अच्छा ही सीखेंगे। तो इतिहास के पात्रों को लेकर के इस युग में अनेकों नाटक लिखे गए, जिनमें अपने प्रमुख तौर पर मैं नाम यदि लूँगा तो संयोगिता पर आधारित संयोगिता स्वयंवर रहा, महाराणा प्रताप पर आधारित नाटक महाराणा प्रताप रखा गया। तो ये जो इस तरह से कुछ ऐतिहासिक पात्र हुए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस युग के नाटक लिखे गए, और इन पात्रों से कुछ प्रेरणा देने का या प्रेरणा लेने का प्रयास इस युग के नाटककारों द्वारा किया गया। तीसरी जो बात थी जो मुख्य तौर पर इस युग के नाटकों में आती थी, वो था अनुवाद। हिंदी इस समय प्रारंभिक स्तर पर थी। लोगों का ध्यान नाटकों को और अन्य तरीकों से लिखना या दूसरे दर्शकों को या पाठकों को सीधा सीधा लिख करके आकर्षित करना संभव नहीं लग रहा था। इसलिए हिंदी में शुरुआती दौर में ऐसे नाटक लिखे गए जो दूसरी भाषाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे, और उन प्रसिद्ध नाटकों का अनुवाद करके या तो उसको उसी नाम से प्रस्तुत कर दिया गया या उसका नाम बदल दिया गया, नाम भारतीय कर दिया गया। ये भारतीय नहीं है तो बंगाली है तो फिर बंगाली नाम रख दिया गया, अन्य कोई नाम उन्होंने रख दिया। लेकिन अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाओं का जो अच्छा साहित्य था, अच्छे नाटक थे, उन नाटकों को हिंदी के अंतर्गत रखा गया। वो हम पूर्व में देख चुके हैं। अनुवाद जो है नाटकों के बारे में पहले जान चुके हैं कि किन किन नाटकों का अनुवाद किया गया था। जो हम पढ़ा था भारतेंदु जी की रचनाओं के बारे में, जब हम जान रहे थे तो उसमें लिखा था कि अनुदित नाटक भी इनके थे, भारतेंदु जी के, जिनमें विद्या सुंदर जो है वो प्रमुख तौर पे आता है, और ये बंगाली से हिंदी में लिया गया था। धनंजय द्वारा जो है लिखा गया था। दुर्लभ बंधु द्वारा जो है वो देखिए कौन सा लिखा गया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने किया था, जो शेक्सपियर का द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से नाटक अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने रखे गए। तो देखिए 3 तरह की विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आई हैं। अब चौथी विशेषता पर हम ध्यान देंगे कि वो क्या हो सकती है। वो है कि उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का राज भारत में चल रहा था, और निश्चित तौर पर जब कोई देश गुलाम होता है तो उस गुलाम देश की स्थिति कैसी होती है, उसकी दशा किस तरह की होती है। हम गुलाम थे,
हमारी वास्तविक परिस्थितियां दुर्दशा के स्तर पर जा रही थी और हम लोग इतने गाफिल, इतने गफलत में हो गए थे, इतने मदहोश तो हम नहीं कह सकते, इतने बेहोशी की अवस्था में हो गए थे कि हमको अपनी बदहाली का भी पता नहीं लगता था। हमारी दुर्दशा कितनी अधिक हो गई है ये पता नहीं लग रहा था लोगों को। तो इस युग में ऐसे नाटक लिखे गए जिन्होंने उस समय भारतीय समाज की जो दुर्दशा हो रही थी, भारत देश की जो दुर्दशा हो रही थी, चाहे वो साहित्यिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, हर तरह की दुर्दशा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया और लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि आप जागिए, अन्यथा आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। हम बेहोश हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं। तो इस तरह से जो देशभक्ति के नाटक थे उनमें ये खास तौर से, या सामाजिक नाटक जो थे उनमें इन तरह की बातों को लिया गया था, तात्कालिक दुर्दशा को इसके अंतर्गत दर्शाया गया ताकि हम लोग अपनी दुर्दशा को जान सकें और समझ सकें और उससे बच सकें। अगला जो विशेषता आती है वो लगभग इससे जुड़ी हुई हम कह सकते हैं, वो है सामाजिक कुरीतियों पर चोट या सामाजिक कुरीतियों में सुधार का प्रयास इस युग के नाटकों में हमको मिल जाता है। ये कोशिश रहती दिखती है कि इनमें हमारी पहले तो सामाजिक कुरीतियों की पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी इस युग में रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो उन कुरीतियों के बारे में नाटक लिखते समय किस तरह की शैली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक अन्य बिंदु के रूप में भी इसको ले सकते हैं और इस बिंदु के साथ जोड़ते हुए भी हम रख सकते हैं कि इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पे जो चोट की, वो चोट इन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण तरीके से या इस प्रकार की शैली से की थी। हल्के फुल्के अंदाज में इन्होंने लिया ताकि आम आदमी के समझ में आ सके, तुरंत उसके हृदय तक वो चीज़ पहुंच सके। तो ये एक जो सामाजिक कुरीतियों पर चोट करने की जो नाटकों में परंपरा थी, इस समय के नाटकों की जो विशेषताएं थी या जो प्रवृत्तियां थी, वो हमारे सामने उभर करके आती हैं। अगला बिंदु, जिसे हम छठा बिंदु भी कह सकते हैं, वो है इस समय के नाटकों में लोगों के मनोरंजन की प्रवृत्ति थी। नाटक मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और चल रही थी, वो थी मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करने का प्रयास भी इस युग के नाटकों में हो रहा था। अब देखिए, खाली ज्ञान देने के लिए यदि कोई चीज़ लिखी जाएगी तो सीधा सीधा ज्ञान कोई नहीं लेगा, लेकिन यदि किसी काम को रुचिकर बना करके सामने प्रस्तुत किया जाए तो वो जल्दी असर करता है। और इस समय के नाटककारों ने यही प्रयास किया कि नाटक लिखे मनोरंजन के लिए थे, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जनमानस में जागृति फैलाना और उसके साथ साथ उनमें जो आत्मविश्वास उनका खो चुका था हमारे सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण, उस आत्मविश्वास को फिर से उत्पन्न करना भी इस युग के नाटकों की एक प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। इसमें अपने जनमानस को जागृत करने वाले जो समस्या नाटक थे उनमें भी लिया गया, जो पौराणिक नाटक हैं उनमें भी लिया गया, देशभक्ति के नाटक जो हैं उनमें भी लिया गया। तो इस सब तरह के नाटकों में इन बातों को लिया जाता रहा। अब अगला जो बिंदु आएगा वो है कि इस युग में जब हमारी स्थिति खराब हो गई थी, हम शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़ गए थे, तो निश्चित रूप से जो एक मानव के गुण होने चाहिए, अर्थात मानवीय गुण, वो हमारे समाज से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। तो उन दूर होते मानवीय गुणों को, मानवीय मूल्यों को, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं सत्य, न्याय, त्याग, उदारता, अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि जो मानवीय गुण थे, उन सब गुणों को अपने नाटकों में स्थान दे करके उनके प्रति उस समय के भारतीय नागरिक या देशवासी के मन में उनके प्रति एक आस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इस युग के नाटकों में रही है। अर्थात
सत्य, न्याय, अहिंसा, त्याग, उदारता इत्यादि जो मानवीय गुण थे और उस समय लोगों में उनका लोप होता जा रहा था। लेकिन हमारे साहित्यकार अर्थात विशेष तौर से नाटककार अपने नाटकों में इन गुणों का वर्णन करके, इन गुणों को प्रदर्शित करके, इन गुणों को पात्रों में दिखा करके उनके प्रति आम जनता के मन में आस्था उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी इस युग के नाटकों की। इसके अलावा अगली अर्थात 8वां जो हम कह सकते हैं कि प्रवृत्तिगत गुण इनमें कौन सा है, वो आ सकते हैं कि हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वो भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। उसके प्रति हम प्रेम रखना भूल रहे थे, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे थे। और इसके अलावा बाहर से आई हुई जो कुछ संस्कृतियाँ थी, इस्लामिक संस्कृति थी, उनके अंदर डूबते जा रहे थे। तो हमें इस युग के लेखकों ने जागृत किया और बताया कि हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है, जो दुनिया में श्रेष्ठ कही जा सकती है या श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। हमें उससे प्रेम करना चाहिए और उसके प्रति हमारे मन में गौरव का भाव होना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति भी इस युग के नाटकों में हमको मिल जाती है। तो प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम भाव और गौरव की भावना को जगाना इस युग के नाटकों की एक विशेष प्रवृत्ति रहा है। अब एक बात आती है जो अगली विशेषता के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की जब बात होती है तो हम प्राचीनता की तरफ जाते हैं, और यदि हम पुरानी चीज़ों को लेकर ही चलें, उसमें कोई सुधार करने का प्रयास नहीं करें और उसी के अंदर घुसते जाएं, तो हमारी प्रगति का मार्ग बाधित हो जाता है। इस युग के लेखकों ने, नाटककारों ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने नाटकों में प्राचीनता और आधुनिकता और नवीनता, उनमें संतुलन रखा। ये नहीं कि वो प्राचीनता के नाम पे पुरातनपंथी जो हमारे कट्टरता थी या हमारे जो कठमूलापन था उसमें डूब गए हों, या नवीनता के नाम पे बिल्कुल बेशर्म हो गए हों और भोंडापन का प्रदर्शन करते हों। ऐसा हमारे इस युग के नाटककारों ने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने नवीनता में या आधुनिकता में तथा प्राचीनता में एक संतुलन बना के रखा, जिससे कि उनका एक उद्देश्य पूरा होता उनको दिखा कि समाज का सुधार और परिष्कार हो भारतीय समाज का, ये वो इसके माध्यम से पूरा करना चाहते थे। अर्थात प्राचीनता और आधुनिकता अर्थात नवीनता को संतुलन में ला करके हम भारतीयों को न तो उन्होंने अंधविश्वासी होने दिया, हम भारतीयों को न कोई पाखंडी होने दिया, हम भारतीयों को उन्होंने पाश्चात्य सांस्कृतिक अय्यासियों में नहीं डूबने दिया, बल्कि जो आधुनिक बातें पाश्चात्य संस्कृति में अच्छी हुआ करती थी उनको भी साथ लिया। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से जो अच्छाइयाँ चली आ रही थी उनको भी उन्होंने साथ लिया और साथ लेकर के उन्होंने समाज सुधार और समाज के परिष्कार का जो उद्देश्य था वो पूरा किया। तो इस प्रकार से प्राचीनता और नवीनता के संयोग से इन्होंने समाज को सुधार कर उसका परिष्कार करने की कोशिश इस युग के नाटकों में इन्होंने की है। अगला जो बिंदु हम ले सकते हैं वो है, एक बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन वैसे वो कुछ लगे भी नहीं तो नहीं लगे, हमारी संस्कृति या हमारा साहित्य कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से बढ़कर आगे आया और उसकी जड़ें आज भी कहाँ पर है। निश्चित तौर पर हमारी जड़ें संस्कृत में आज भी हैं और इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, दुनिया में सब तरह की संस्कृतियां सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति इतने आक्रमण होने के बावजूद, इतना अत्याचार होने के बावजूद भी आज श्रेष्ठ रूप में विश्व में विद्यमान है। इसका नज़ारा हम देख चुके हैं। अभी भी जो परिस्थितियां हैं उनमें भारत ने इस दुनिया को कुछ न कुछ दिया है।
तो वो हम कहाँ से लेकर आए हैं? तो हमारे हिंदी के नाटककारों ने पाश्चात्य प्रभाव और इसके अलावा ईरानी प्रभाव, जिसे हम पारसी नाम से जान सकते हैं, पारसी प्रभाव, उससे बचाते हुए संस्कृत नाट्य शास्त्र की परंपराओं का, उनकी मर्यादाओं का पालन किया, उनकी रक्षा करने का प्रयास इस युग में हमको दिखाई देता है। जो संस्कृत नाट्य शास्त्रियों ने नाटकों के लिए जो मर्यादाएं तय की थी, जो परंपराएं तय की थी, जो नियम बनाए थे, उन नियमों का पालन करते हुए इन्होंने नाटक लिखे। उसका प्रभाव क्या हुआ? उस समय पारसी थिएटरों के कारण अश्लीलता बहुत अधिक आ गई थी नाटकों में। यदि इस तरह का ध्यान हिंदी नाटकों में नहीं रखा जाता, हमारे बहुत से लेखक, रचनाकार, नाटककार जो हुए हैं, वो यदि इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तो पारसी नाटक जो कि अश्लीलता से, हालांकि मनोरंजन तो उनमें खूब होता था, तो लोग देखते भी थे, तो इन्होंने संस्कृत जो नाट्यकारों ने या शास्त्रियों ने जो शास्त्र में जो बातें लिखी, उनका पालन करते हुए बड़े रुचिकर तरीके से उस फारसी थिएटर के प्रभाव को रोका, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय संस्कृति का बचाव हो गया। लोग अश्लीलता के गर्त में नहीं गए, हमारी संस्कृति डूबने से बच गई। तो ये एक प्रवृत्ति इस युग के नाटकों में मिलती है। इसके अलावा हमारी भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को मानसिक तौर पे बहुत अधिक तोड़ दिया गया था, क्योंकि किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए या अपने कहा मानने के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को श्रेष्ठ समझे। और दूसरों को श्रेष्ठ कब समझेगा? जब वो अपने आप को कम श्रेष्ठ समझे, अपने आप को कमज़ोर समझे। तो हम भारतीयों को शिक्षा के माध्यम से और सत्ता के माध्यम से इतना नीचे गिरा दिया गया मानसिक तौर पर कि हम अपने से श्रेष्ठ सबको समझने लग गए। खासतौर से पश्चिमी देशों को हम अपने से ऊपर समझने लग गए। या जो आक्रमणकारी आए थे हमारे पर, जो बाहरी आक्रांत आए थे, उनको हम अपने से श्रेष्ठ समझने लग गए। तो इस युग में नाटककारों ने ये प्रयास भी किया कि हम भारतीयों के मानसिक स्तर को इन्होंने ऊपर उठाने की कोशिश की, जिससे कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप को मजबूत समझें, हमारे में आत्मविश्वास आए। तो ये सब बातें इस युग के नाटकों में हमको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इसके अंतर्गत आ सकती है, लेकिन उत्तर लिखने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसमें मुख्य मुख्य बातें जो इस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताएं थी, वो सारी विशेषताएं हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत ले ली हैं। तो अब हम एक बार फिर से दोहराव कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है नाटक के अंतर्गत। हमने सबसे पहले पढ़ा नाटक की परिभाषा, कि नाटक क्या है। आप लोग परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद देखा कि नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने नाटक के 9 तत्वों की चर्चा की। अब 9 तत्वों में से 9 के 9 यदि आपको नहीं समझ में आते हैं तो 7 तत्व कम से कम होते हैं, या और भी कम करो तो 6 तत्व कम से कम होते ही होते हैं। इनसे कम होने पर हमें ये लगेगा कि हम नाटक के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी नाटकों के प्रकार। बहुत से नाटक लिखे गए थे, ये तो है नहीं कि हर नाटक एक ही तरह का हो। उन नाटकों में विविधताएं थी, तो उन विविधताओं का आधार क्या था, उन आधारों को लेते हुए नाटकों का वर्गीकरण किया गया, नाटकों के भेद किए गए। तो हमने उन भेदों के बारे में भी जाना कि नाटक कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनमें किन किन विषय वस्तुओं को लिया गया या उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनमें प्रमुख तौर पर लेखक कौन थे या कौन कौन सी रचनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। सबसे अंत में अब तक हमने जो पढ़ा वो था कि इस युग में जो नाटक लिखे गए उसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो हम एक बार इसको फिर दोहराते हैं संक्षेप में
पौराणिक कथाओं को इन नाटकों में रखा गया। इसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ये नाटक ये लिखे गए। फिर अनुवाद, इस युग में नाटकों को काफ़ी ध्यान से रखा गया कि अनुवाद किए जाएं बाहरी नाटकों के, जो कि उच्च स्तर के हैं, ताकि हम भारतीयों की रुचि बन जाए, ताकि वहाँ स्थानीय जो नाटक लिखें बाद में तो उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जा सके। फिर उस समय की जो दुर्दशा थी समाज की, उसको भी मुख्य बिंदु बनाया गया और बुराइयों को दूर करने की कोशिश की गई। सामाजिक कुरीतियों को हास्य और व्यंग्य के साथ जोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि लोगों का ध्यान जाए और वो उन बुराइयों से बच सके। इस युग में मनोरंजन तो नाटक का एक प्रमुख उद्देश्य था ही, उसके अलावा जन मानस को जागरूक करना भी इस युग के नाटकों की एक विशेष प्रवृत्ति रहा है। इसके अलावा सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि जो मानवीय गुण थे, उन मानवीय गुणों में आस्था उत्पन्न करने की प्रयास किया गया। इसके अलावा हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, उस संस्कृति के प्रति प्रेम और गौरव की भावना भी पैदा करने की कोशिश इस युग में रही है। प्राचीनता और नवीनताओं में संतुलन इस युग के नाटकों की एक विशेषता रही है, जिसने कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो मानसिक परिष्कार रुक गया था, वो परिष्कार वापस शुरू हुआ। उसके साथ साथ प्राचीन काल की जो नाटकों की हमारी मर्यादा हमारे नाट्य शास्त्रियों द्वारा तय की गई थी, उन मर्यादाओं को बनाकर रखने की कोशिश भी इस युग में रही, क्योंकि यदि ये कोशिश नहीं होती तो पाश्चात्य प्रभाव और पारसी प्रभाव के कारण हमारे नाटक हमारी संस्कृति से दूर हो जाते और हम भी अपनी संस्कृति से च्युत हो जाते। इसके अलावा हमारे मानसिक स्तर को उठाने का प्रयास किया गया, ताकि हम हमारे सामने आने वाली समस्याओं के सामने हथियार न डालें। इसी के साथ आज का हमारा ये जो शीर्षक है, हमारा जो टॉपिक है, वो पूरा होता है और मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ समापन करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो बनता है, उस प्रश्न को मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप लिखेंगे कि भारतेंदु युग के नाटकों की प्रवृत्तिगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए या स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस व्याख्यान को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके लिखने का प्रयास करेंगे। बिंदुवार लिखें, चाहे एकल रूप में लिखें, आप प्रवाह में लिखें, पूरे एक पद में लिखें, एक पैरे में लिखें, चाहे आप अलग अलग बिंदु बना करके लिखें। लिखने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद,